अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए चलते हैं किस्त की जानिब। मैं तेरी चोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 38। कौन सी बात? फरमान फ़ौरन अनजान बना था कि मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं अमल उसकी परतपिश निगाहों पर पुज़ल होती बमुश्किल ये अल्फाज अदा कर पाई थी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या आप मेरी वाइफ नहीं हैं? फरमान मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुका था। मैं अमल उसकी बात पर बिल्कुल लाजवाब हुई थी। नहीं, मेरा मुँह मतलब नहीं था। वो आप छुपाना चाहते थे ना इस शादी को। मैं बस जानना चाहती थी कि ये शख्स उसके मामले में क्या सोचता था। मगर अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ इस शादी के बारे में। महमल की की निगाहें उसके गालों को छूते ब्राउन बालों पर थीं। अपने दिल के उकसाने पर उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों की लिट को कान के पीछे अड़सते, उसके गुदास गालों को आज़ादी बख्शते अब खुद उन पर काबिज हो चुका था। उसकी गुदास गालों की नरमाहटों को छूता वो महमल को मज़ीद पजल कर गया था। मगर उसे नोट किया था कि अब महमल उसके हाथ झटक कर दूर नहीं हुई थी। वह ना ही थी फर्मा बरदारी का मुजाहरा करती, वहीं खड़ी रही थी। फरमान को उसका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। आज शाम मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आप वापस नहीं जाएंगी। अब आपको यहीं पर रहना होगा मेरे साथ। फरमान ने नया हुक्म सादर किया था, जो सुनते महमल का दिल ज़ोर से धड़का था। ये इंटरव्यू आधे घंटे बाद ऑन एयर होने वाला था, जिस पर लोगों के न जाने कैसे रिएक्शंस आने वाले थे। ये सोच कर ही मैमल घबराहट का शिकार थी। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्या? फरमान उसकी कश्मकश और बदले बदले अंदाज देख सवाल किया था। नहीं, नहीं तो। मैमल उसकी निगाहों से घबरा रही थी। तो आप इतनी लाल क्यों हो रही हैं? फरमान कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा था। मैमल उसकी पेशकदमी पर घबरा कर दीवार से जा टकराई थी। आप प्लीज़ फासले पर रहें। महमल की धड़कनें फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। आपको मेरे साथ इतने फासले कायम करने का शौक क्यों है? फरमान ने उसके गिर्द दीवार पर अपना बाजू टिकाते दूसरे हाथ की पुश से महमल के गाल को छुआ था। उसके हाथों की गुस्ताखियां बढ़ती महमल के होंठों पर आन ठहरी थीं। महमल की हालत खैर हो चुकी थी, क्योंकि आपने मुझसे ये निकाह मजबूरी के तहत किया है, सिर्फ मेरे बाबा के कहने पर। जब आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं और इस शादी ने जल्द ही ख़त्म हो जाना है, तो आप दुनिया वालों के सामने इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? या ये सब करने का रीज़न भी तबरेज़ आलम को नीचा दिखाना ही है? आप तो वैसे भी मुझे इंसान नहीं एक बेजान शय समझते हैं, जिसे पहले अपनी ज़िद पूरी करने के लिए तबरेज़ से चुप छीना आपने, और अब से उसे मज़ीद नीचा दिखाने के लिए पूरी दुनिया के सामने ये ड्रामा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप? मैमल का ज़ब्त टूट चुका था। वो एक ही सांस में बोलती, अपने दिमाग का सारा गुबार फरमान पर उंडेल गई थी। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा उसे सुनता रहा था। जैसे ही मैमल की बात मुकम्मल हुई, वो उसके बालों में हाथ फंसाता, उसके होंठों को अपने कब्जे में लेता, उसके बाकी के अल्फाज अपने अंदर उतार गया था। मैमल उससे इस जरहाना कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। वो लड़खड़ा कर गिरने को थी जब फहमान ने उसे किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह अपनी बाहों में भरते ऊपर उठा लिया था। महमल की धड़कनें हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थीं, जबकि सांसें उस सितमगर के रहमो करम पर हर पल मदम हो रही थीं। महमल को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने फहमान की शर्ट को सीने से मुट्ठियों में भेज रखा था, जो फहमान के लम्स में सख्ती पाकर मज़ीद सख्त होता जा रहा था। फरमान आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर अपनी सांसें उंडेलता इस लड़की से गुजरे दिनों की जुदाई का कुछ हद तक हिसाब बेबाक कर गया था। तुम मेरी ज़िद नहीं, मेरा जुनून हो, जिसे हासिल करने के लिए मैं किसी को भी हराने को तैयार हूँ। तबरेज़ आलम को तुम्हारे करीब आने दिया क्योंकि तुम उसे पसंद करती थी। और फरमान कबीर ख़ान को अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ अजीज़ है तो वो महमल कुरैशी के होंठों की मुस्कुराहट है।
चेहरे पर छाया वो मासूमियत भरे रंग हैं और आंखों में हलकोरे लेते ज़िंदगी से भरपूर रंग हैं, जिनके हवाले से फरमान कबीर खान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी देखकर ही तबरेज़ आलम को तुम्हारे इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त मिली थी, मगर उस शख्स ने जो घटिया हरकतें की हैं उसके बाद वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब तुम्हें अपनी खुशी मुझ में ही तलाश करनी होगी, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी बाहों में इन्हीं बाहों में गुजारनी है, मजबूरी से सही या फिर दिल की रजामंदी से। ये चॉइस तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। सो बी केयरफुल, क्योंकि आगे की मंजिलें बहुत कठिन होने वाली हैं। फरमान कबीर खान की बीवी बनना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। फरमान सरगोशियाना लहजे में बोलता, उसके कान की लौ को लबों में लेता। महमल की जान निकाल गया था। महमल ने अपने कांपते हाथों से फरमान का कॉलर दबोच लिया था। उससे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हुआ था। वो पूरी तरह फरमान के सहारे पर खड़ी थी, जो उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हमाल किए और उसे अपने मुकाबिल उठाए हुए था। उससे कहे गए अल्फाज अब भी महमल को अपनी समातों में गूंजते, उसकी धड़कनों की रवानी में खलल पैदा कर रहे थे। वो गहरे गहरे सांस लेती, फरमान के सीने पर सर टिकाए आंखें मूंद चुकी थी। फरमान इस नाजुक सी लड़की की कैफियत समझता, उसे अपने सीने में भेज गया था। इस लम्हे उसके सामने जो इंकशाफ हुआ था वो उस पर बहुत भारी पड़ा था। महमल कब उसके सीने पर पड़ी एक जानिब लढ़क गई थी, महमल को पता भी नहीं चला था। फरमान उसे पूरी एहतियात से अपनी बाहों में भरता अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया था। अनावे की हवेली छोड़कर जाने की खबर जंगल में लगी आग की तरह चारों जानब फैल चुकी थी। शाविर सुल्तान तक भी ये खबर पहुंचा दी गई थी। सब लोग ही भी अब शाविर सुल्तान के रिएक्शन के मुंतज़िर थे कि वो अब क्या करने वाला था अनाविया और मलिक हवेली वालों के साथ। मगर सब लोग हैरान रह गए थे जब शाविर बिना कोई संगीन कदम उठाए खामोशी से अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। महरोज़ बेगम ने उसकी तबीयत के पेश नज़र उसके पीछे जाना चाहा था, मगर शाविर ने रूम लॉक करते सबको ही अंदर आने से रोक दिया था। उसके ज़ख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। आज उसने ना तो मेडिसिन ली थी और ना ही रेस्ट किया था, जिसकी वजह से शाम तक उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। महरोज़ बेगम उसका जर्द पड़ता चेहरा देख चुकी थी, इसलिए उनकी और बाकी घर वालों की शाविर के लिए फ़िक्र मज़ीद बढ़ गई थी। शाविर बेड पर लेटा मुसलसल सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। उसे सिगरेट पीने से डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। इस हालत में सिगरेट उसके लिए जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक थे। मगर शाविर सुल्तान ने कभी किसी की कोई बात सुनी थी जो अब सुनता। बाहर महरोज़ बेगम परेशानी के आलम में अनाविया को फ़ोन मिला चुकी थी और इस शाविर की कंडीशन के बारे में सब बताते। मलिक हवेली में बैठी अनाविया को बेचैन करके रख दिया था। अनाविया ने जल्दी से शाविर को कॉल मिलाई थी। आंखें मूंदे सिगरेट फूंकते शाविर सुल्तान ने बिना नंबर देखे कॉल पिक कर ली थी। जब दूसरी जानिब से अनाविया की आंसुओं में भीगी रोती आवाज़ सुनकर शाविर ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच ली थीं। मरा नहीं हूँ मैं अभी, जो यूं खुशियां मना रही हो तुम। सिगरेट का गहरा कश लेते अपने गुस्से पर काबू पाते वो तंजिया लहजे में बोला था। उसकी अजियत में डूबी मध्यम सी आवाज़ सुनकर अनाविया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो शाविर सुल्तान? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अनाविया उसकी तकलीफ़ में होने का सुनकर मज़ीद शिद्दत से रोने लगी थी, जबकि उसके आंसू शाविर सुल्तान की तकलीफ़ में इजाफ़ा कर गए थे। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हारा फ़ैसला मानकर तुम्हारे पीछे नहीं आया। अब मुझे अब तुम अब भी तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। शाविर का पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। तुम खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? अनाविया की सिसकियों की आवाज़ स्पीकर से बढ़ती, उसकी समातों से टकराती उसे भी बेचैन कर रही थी। तुमसे किसने कहा कि तुम अब मुझसे ऐसा कोई भी सवाल पूछने का हक रखती हो? तुम जहाँ मौजूद हो उस वक्त वो सब मेरे दुश्मन हैं, और इस वक्त तुम मेरे दुश्मनों में सर फहरिस्त पर आ चुकी हो, क्योंकि मेरी इजाज़त के बगैर मेरी हवेली से फ़रार होकर
تم نے میری عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاویر سلطان کے انداز میں شعلوں کی سی لپک تھی جو محسوس کرتے اناوے اپنی جگہ سہم چکی تھی۔ کیا دشمنی ہے ان لوگوں سے تمہاری؟ اناوے یہی بات جاننے کو تو خواہاں تھی۔ میرے باپ کے قاتل ہیں وہ اناوے اکبر۔ بنا کسی قصور کے میرے باپ کو نہایت بے دردی سے مارا گیا تھا، اور اب تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ اور میری قسمت دیکھو، میرے دشمن تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے، مگر میری اپنی بیوی ان کا ساتھ دیتے میری دشمن بن چکی ہے۔ شاویر سلطان کے الفاظ نہیں کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو اناوے کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس نے اناوے ساکت سے فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اناویہ سے بولنا محال ہوا تھا۔ تم اتنی نادان اور بے وقوف نہیں ہو اناویہ اکبر۔ ملک حویلی والوں کے بیچ رہی ہو اتنے سال، کیا ان کی آنکھوں سے ٹپکتی لالچ نہیں دیکھ پائی؟ مجھ پر تو الزام لگانے میں بہت ماہر ہو تم۔ میرے علاوہ باقی سب ہی تمہیں بہت ہی پاک باز اور دودھ کے دھلے نظر آتے ہیں۔ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو جانا چاہتی تھی نا؟ میں تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ اب لوٹ کر میری حویلی مت آنا، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے حرم بیٹا، مصطفیٰ بھی تو ابھی شہر کے لیے نکلنے لگا ہے، تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اگر رہنا ہے تو وہاں مصطفیٰ کے گھر پر رہ لینا، ورنہ شام تک دونوں ایک ساتھ واپس آ جانا، ہم بھی بے فکر رہیں گے۔ مصطفیٰ کسی کام سے شہر جا رہا تھا، جبکہ حرم اس بات پر سے انجان کچھ دنوں کے لیے مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی خاطر اپنے کسی دوست کی عیادت کا بہانہ کرتی رب نواز پیرزادہ سے کچھ دنوں کے لیے شہر میں رہنے کی اجازت مانگ چکی تھی، مگر اب سیاہ لباس میں سیاہ کوٹ پہنے اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے دل پر بجلیاں گراتا وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا سب سے مل کر شہر جانے کو تیار کھڑا تھا۔ رب نواز پیرزادہ کی بات پر دونوں کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں، جو رب نواز پیرزادہ سمیت وہاں موجود کسی بھی فرد سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت سے جتنا بچنا چاہتے تھے، قسمت واپس سے انہیں آمنے سامنے لے آتی تھی۔ نہیں بڑے پاپا، انہیں زحمت کیوں دینی، انہیں اپنا کام ہوگا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ حرم جو مصطفیٰ کا یوں رخ پھیرنا اذیت سے دو چار کر گیا تھا، اس لیے اس نے رب نواز پیرزادہ کے سامنے سہولت سے انکار کر دیا تھا، مگر وہیں دوسری جانب مصطفیٰ پیرزادہ کو اس کا سب کے سامنے چلنے سے انکار کرنا اپنی انسلٹ لگا تھا، جس کا بدلہ وہ اگلے ہی لمحے چکا بھی گیا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم آ سکتی ہو میرے ساتھ، انفیکٹ میرے گھر میں بھی رہ سکتی ہو، میرا گھر تمہارا گھر ہی تو ہے۔ سینے پر بازو باندھے بظاہر مسکرا کر بولتا وہ اپنی آنکھوں سے برستے شعلے سے حرم کو اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ وہ اس کی انسلٹ کر کے کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی آگ سے حرم کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بہت دل چاہا تھا کہ وہ جانے سے ہی انکار کر دے، مگر وہ اب ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ جلد بازی میں شہر جانے کا فیصلہ کر کے وہ کلہاڑی اپنے پیر پر نہیں بلکہ کلہاڑی کے اوپر جا کر اپنا پیر مار چکی تھی۔ تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو حرم؟ ہمارا مصطفیٰ غصے والا ضرور ہے، مگر تم سے محبت بھی بہت کرتا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ صوفیہ بیگم اس کے خوف سے لال پڑتے چہرے پر چوٹ کرتی بولتی اسے سب کے سامنے چھیڑ گئی تھی۔ ان کی بات پر باقی سب کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نے بھی نگاہیں اٹھا کر حرم کے خطرناک حد تک لال پڑتے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو وضع ہونے سے روکے ہوئے تھی۔ حرم پیرزادہ اس سے اس قدر خوف کھاتی تھی، مصطفیٰ یہ بات نوٹ کرتا بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اسی لمحے حرم نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ میں وہ لڑکی پل بھر کے لیے کھو گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنے دل کو سختی سے سرزنش کرتے وہ اس کی جانب سے نگاہیں نہیں رخ بھی پھیر گئی تھی۔ چچی پلیز، خود کو سب کی نگاہوں کا مرکز بنا دیکھ۔ حرم نے ملتجی نگاہوں سے صوفیہ بیگم کو گھورا تھا، جو اس کی حالت دیکھ اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ حرم سب سے ملتی مصطفیٰ پیرزادہ کے ساتھ چلتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔